नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और ओवरऑल देश को लेके अगर इंडिया के खिलाफ बहुत नेगेटिव स्टीरियोटाइप कोई फैलाता है और इंडिया के खिलाफ हमेशा ही एक मौका ढूंढता है, कोई भी इंडिया के अचीवमेंट को सराहते नहीं है, अच्छा नहीं बोलता है, लेकिन हर जहाँ पे नुक्स निकालने का मौका मिलता है सबसे सामने ये देश आ जाते हैं और वो है जर्मनी। आपको याद होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार एक इंडियन लड़के को ये बोल के रिजेक्ट कर दिया गया था कि तुम एक पोटेंशियल रेपिस्ट के देश से आते हो तो तुम एक पोटेंशियल रेपिस्ट हो सकते हो, इसीलिए हम एडमिशन नहीं देंगे। एक इंडियन स्टूडेंट को ये बोला था। तो आई गेस इंडिया को रिटेलिएटरी मेजर में हमारे किसी यूनिवर्सिटी को या फिर हमारे जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, जर्मन लड़कियों को एंट्री देना मना कर देना चाहिए था, रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए था कि तुम एक स्लट के देश से आते हो जहाँ पे आधे से ज़्यादा लड़कियाँ जो है स्लटी बिहेव करते हैं, स्लटी ड्रेस, स्लटी कैरेक्टर जो है लाइफस्टाइल लीड करते हैं, तो हमारे देश में एंट्री अलाउड नहीं है, रेस्ट्रिक्ट है। और फिर उनको पता चलता कि कैसा लगता है, हम करते नहीं हैं कुछ, वही बात है, प्रॉब्लम है कि उनको उनके भाषा में रिप्लाई देना चाहिए था। खैर, अभी रिसेंटली मैं एक रिपोर्टिंग देख रहा था कि वाई इज़ इंडिया, जर्मन मीडिया की रिपोर्टिंग है DW न्यूज़ से, कि वाई इज़ इंडिया पुशिंग इट्स सिटीजन्स इन बांग्लादेश। जबकि हम सबको पता है कि बांग्लादेश मतलब बांग्लादेशियों को ही इंडिया बांग्लादेश में पुश इन कर रहा है, और लेकिन जर्मन मीडिया आ जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में इंडियंस ने अच्छे से पेला है उनको कि अगर उतना ही सिंपैथाइजर है तो इनको अपने देश में ले जाओ। जर्मन की हालत तो वैसे भी ख़राब हो चुका है, इनको शेल्टर दे दे के और भी थोड़ा ले जाओ पुशिन। अभी मुझे लगता है कि बांग्लादेश के साथ साथ जर्मनी में भी पुशिन करने की ज़रूरत है इन बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को। खैर, ये रिपोर्टिंग देखते हैं। ये चीज़ जो है इंडिया का एक ख़राब मतलब एक नुक्स निकालने का मौका मिल गया है ये प्लेन एक्सीडेंट के वजह से। हालांकि कंपनी तो बोइंग तो है, बाहर का ही है, टेक्निकल फेलियर है कि क्या है, ये देखते हैं जर्मन मीडिया ने क्या कहा है। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, 28 जुलाई को मेरा पहला आसामी शॉर्ट फिल्म, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा हिट था, जो कि अभी 6 लाख व्यूज क्रॉस कर चुका है, उसका हिंदी डब्ड वर्जन आपको 20 जुलाई को देखने को मिलेगा। रिलीज होने पे लिंक मैं शेयर कर दूंगा, और हो सके तो आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके छोटे से सपोर्ट से अगर मैं अपना डबिंग कॉस्ट भी रिकवर कर लेता हूं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। और मुझे लगता है कि मैं आपको बॉलीवुड से एक काफी बेटर एक्सपीरियंस दे सकता हूं, और बॉलीवुड के कई सारे कैंप्स के अगेंस्ट भारतीय हिंदू संस्कृति को अच्छे से प्रमोट कर सकता हूं। आपकी हेल्प की अपेक्षा रहेगी। Nach dem Absturz der Air India Maschine mit 260 Toten. भारत के विमान हादसे में 260 लोगों की मौत के बाद एक तकनीकी पहलू पर ध्यान गया है, बोइंग 787 के थ्रस्ट लीवर पर। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी इस संभावना से इनकार नहीं कर रहा कि स्विच का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया हो, चाहे गलती से या जानबूझकर। अगर फ्यूल स्विच को रन से कट ऑफ पर कर दिया जाए तो केरोसिन की सप्लाई तुरंत रुक सकती है और इससे इंजन का पूरा थ्रस्ट खत्म हो सकता है। मैं इस विषय पर एविएशन एक्सपर्ट हेनरिक ग्रॉस-बॉनगार्ड से बात करना चाहूंगा। Und das möchte ich besprechen mit dem Luftfahrtexperten Heinrich Groß-Bongard. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. इन्वेस्टिगेटर्स अब शायद कॉकपिट में फ्यूल कंट्रोल्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें जानबूझकर बंद किया गया हो सकता है। कृपया हमें समझाएं, इसका असली मतलब क्या होगा? Also, natürlich, es bedeutet, इसका सीधा मतलब होगा कि इंजन तुरंत फेल हो जाएगा। तो ये 2 स्विच हर इंजन के लिए, एक राइट एंड लेफ्ट, के जरिए ईंधन की सप्लाई तुरंत बंद हो जाती है और इंजन काम करना बंद कर देता है। कुछ संकेत मिले हैं, लेकिन हमें अभी तक सही नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। इन्हें गलती से हिलाया नहीं जा सकता क्योंकि ये अलग से सुरक्षित होते हैं। eigentlich kann man die nicht bewegen, weil die gesondert gesichert sind. Aktuell schließt फिलहाल अथॉरिटीज ने ड्रीमलाइनर विमान में किसी भी तरह की मैकेनिकल या स्ट्रक्चरल खराबी से इनकार किया है। इसके अलावा ईंधन में कोई मिलावट या लैंडिंग फ्लैप को गलत तरीके से समेटने के भी कोई संकेत नहीं मिले हैं। तो क्या इसका मतलब ह्यूमन एरर है? Das wissen wir im इस समय हम यह नहीं कह सकते। जैसा कि मैंने कहा, भले ही ईंधन सप्लाई को जानबूझकर बंद किया गया हो, हम अब तक यह नहीं जानते कि ऐसा क्यों किया गया या विमान में और क्या गड़बड़ी हो सकती थी।
लेकिन शायद हमें कल और जानकारी मिलेगी जब एक इंटरिम रिपोर्ट जारी की जाएगी। wenn nämlich ein erster Zwischenbericht veröffentlicht wird. यह इंटरिम रिपोर्ट कल जांच एजेंसियों द्वारा जारी की जाएगी, लेकिन उसमें क्या हो सकता है? आपके अनुभव क्या कहते हैं? ऐसे ही पुराने मामलों में क्या आगे और जांच होगी या फिर यह प्रीलिमिनरी रिपोर्ट ही लगभग अंतिम नतीजा मानी जाएगी? यह इंटरिम रिपोर्ट सिर्फ एक शुरुआती रिपोर्ट है जो फिलहाल की स्थिति को बहुत सामान्य रूप में बताती है, क्योंकि असली मकसद यह जानना होता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जैसा कि मैंने कहा, अगर इंजेक्शन स्विच बंद किए गए थे, अगर पहले ही फ्यूल सप्लाई बंद की गई थी, तो हमें अब तक यह नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। पायलटों को ऐसा करने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया, और यही बात हमें अंत में जाननी होगी। Und das gilt es am Ende herauszufinden. ऐसा कहते हैं एविएशन एक्सपर्ट हेनरिक ग्रॉसबॉनगार्ड। इस बातचीत के लिए धन्यवाद। Bitte sehr. War ein Schalter schuld an क्या हाल के वर्षों में हुई सबसे भयानक विमान दुर्घटना के लिए एक स्विच जिम्मेदार था? ऐसा संकेत उस रिपोर्ट से लीक हुई शुरुआती जानकारी में मिला है, जिसे हादसे के 30 दिन बाद पब्लिश किया जाना है। 12 जून को एक बोइंग 781 विमान भारत में उड़ान भरने के तुरंत बाद एक यूनिवर्सिटी से टकरा गया। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई। Das Branchenportal The Air Current berichtet, dass sich die Ermittlungen nach इंडस्ट्री पोर्टल द एयर करंट की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के एनालिसिस के बाद जांच अब 2 इंजन फ्यूल रेगुलेटर की गतिविधियों पर केंद्रित है। ये दोनों स्विच बोइंग 787 के कॉकपिट में थ्रस्ट लीवर के नीचे स्थित होते हैं। जैसा कि एक पायलट के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है, एक मैकेनिकल लॉक की वजह से इन्हें गलती से एक्टिव करना लगभग नामुमकिन है। Der Schalter muss dafür bewusst angehoben und kann erst dann bewegt werden. स्विच को जानबूझकर ऊपर उठाना पड़ता है और फिर ही उसे मूव किया जा सकता है। ये स्विच इंजनों को फ्यूल सप्लाई से अलग कर देते हैं, इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। फिलहाल उपलब्ध डेटा से बोइंग 787 या उसके दोनों इंजनों में किसी भी मैकेनिकल या डिजाइन खराबी के संकेत नहीं मिले हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जांच रिपोर्ट शुक्रवार को पब्लिक की जाएगी या कॉन्फिडेंशियली रखी जाएगी। यह फैसला इंडियन अथॉरिटीज के विवेक पर निर्भर है। कमेंट्स में गैंडाल्फ ने लिखा है कि ये तो जरूर बोइंग का पसंदीदा वर्जन होगा। उसके बाद विजर्डेम ने लिखा है कि स्विच को कट ऑफ पोजीशन पर लाने की एकमात्र पॉसिबल वजह यही हो सकती है कि इंजन को रीसेट करने की अधूरी कोशिश की गई हो, हालांकि विमान के टकराने से रीस्टार्ट हो ही नहीं पाया। उसके बाद रेक्स रैबिट ने लिखा है, दूसरी रिपोर्टों में एक सॉफ्टवेयर समस्या का जिक्र है, जैसे कि इनकम्पैटिबल सॉफ्टवेयर अपडेट्स। मेरे लिए यह ज्यादा संभव लगता है, बजाय इसके कि कोई 2 सिक्योर्ड स्विचेस गलती से दबा दे। उसके बाद क्रिस्टोफ वॉलर ने लिखा है कि सबसे पहले तो 2 स्विच होते हैं और अगर उन्हें जानबूझकर कट ऑफ पर सेट किया गया है तो इसमें उनकी गलती नहीं है। उसके बाद हांस ग्योर्ग वार्केंटिन ने लिखा है कि अगर ये स्विच जोखिम भरे या कमजोर होते तो इस विमान को उड़ाने वाले बाकी पायलट भी शायद इसकी पुष्टि करते या नहीं करते। नेक्स्ट रल्फ सन्नर ने लिखा है, अगर यह सच है तो यह किसी गंभीर पायलट की गलती को दर्शाता है, जैसे कि एक इंजन फेल होने के बाद भी सही वाला इंजन बंद कर देना, या फिर यह किसी पायलट की जानबूझकर की गई हरकत हो सकती है जिसमें उसने खुद को और यात्रियों को मारने के लिए विमान को क्रैश किया। उसके बाद सीब्रेब ने लिखा है कि रिपोर्ट्स कहती है कि यह स्विच पलटना संभव ही नहीं था, अजीब रिपोर्टिंग है ये। उसके बाद मंडी ने लिखा है, अगर सच में स्विच ही वजह थे तो कोई चेतावनी क्यों नहीं आई कि फ्यूल सप्लाई बंद है। उसके बाद फ्रेचस फेरकल ने लिखा है कि और उस धमाके की आवाज का क्या, जिसके बारे में एक जीवित बचे व्यक्ति ने दावा किया है। ये सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पायलटों को दोष देने की सस्ती कोशिश हो। एक यात्री का वीडियो भी है जो उसी विमान की उसी फ्लाइट पर था, जिसमें साफ दिख रहा है कि विमान में कई चीजें सही से काम नहीं कर रही थीं। उसके बाद रॉबर्ट कैनराट ने लिखा है, एक और बोइंग क्रैश हो गया। उसके बाद लूप मास्टर ने लिखा है कि यह तय करना जरूरी है कि क्या ये दोनों सेफ्टी स्विच एक्टिव किए गए थे। अगर ऐसा हुआ होता तो टेलीमेट्री में इसका फीडबैक जरूर आता, या फिर सच में कोई सॉफ्टवेयर समस्या थी, इसकी ठीक से रिकंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। बाकी सब तो बस स्पेक्यूलेशंस हैं। उसके बाद स्लेज हैमर ने लिखा है, यूनिवर्सिटी से टकराया, हादसे के बाद तो बताया गया था कि वह एक हॉस्पिटल था।
इसके रिप्लाई में लिखा है कि नहीं, वह कोई अस्पताल नहीं था बल्कि एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था जिसमें यह हादसा हुआ। इस प्लेन क्रैश में हॉस्टल के छात्रों में से लगभग 4 की मृत्यु हो गई और 20 घायल हुए, जिनमें से 11 को अब तक डिस्चार्ज किया जा चुका है। ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही दुखद दुर्घटना है जिसका दर्द हम सभी महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हमें आवाज उठानी होगी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और इसका जिम्मेदार कौन है। जब हमारा देश अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना सकता है तो फिर हम अपने विमान क्यों नहीं बना सकते? कब तक हमें इस तरह की दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ेगा? जांच जरूरी है, जवाबदेही जरूरी है। नेक्स्ट, PA5Z665 ने लिखा है कि ये एक खराब सीट लॉक था। पायलट पीछे की ओर झुक गया और थ्रॉटल लीवर को पकड़ लिया। इंजन की पावर तुरंत आइडल पर आ गई और वह 65 मीटर की ऊंचाई पर क्रैश कर गया। आखिर में एंटी ओबाज ने लिखा है, नॉर्थ कोरिया के बाद शायद एयर इंडिया सबसे खराब एयरलाइन है। इसके जवाब में लिखा है कि जब लोहार ही खराब हो तो हथियार को क्या दोष देना, और अगर बाजार में सिर्फ 2 ही लोहार हों तो जरूरत मजबूरी बन जाती है। हाल ही में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई अलग अलग देशों में प्लेन क्रैश हुए हैं जहां हजारों निर्दोष लोगों ने बिना किसी गलती के सिर्फ तकनीकी खराबी या घटिया मैन्युफैक्चरिंग के कारण अपनी जान गंवा दी। जापान भी फिलहाल ऐसी ही घटना का शिकार होते होते बचा है। लोगों ने तो अपने बैंक अकाउंट नंबर, पिन और आखिरी खत तक लिख दिए थे कि शायद ये खत उनके अपनों तक पहुंच जाए। तो क्या इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सारी एयरलाइंस बेकार हैं? नहीं ना। क्रैश में जो बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर शामिल था वह 11 साल पुराना था और पिछले 1 साल में 700 से ज्यादा उड़ानें पूरी कर चुका था। तो क्या इसका मतलब पायलट जिम्मेदार था? मेन पायलट का फ्लाइट आवर्स 8,200 घंटे से भी ज्यादा था और फर्स्ट को पायलट का 1,100 घंटे से भी अधिक। मुझे नहीं लगता कि ऐसे अनुभवी पायलटों को यह न पता हो कि अगर फ्यूल स्विच कट ऑफ कर दिया जाए तो क्या अंजाम होगा। चलिए अब फाइनल रिपोर्ट आने दें, फिर देखेंगे कि सच में हुआ क्या था। तो यहां पे बहुत सारी चीजें हो सकता है। ऐसे बहुत बार र्यूमर्स सुने गए हैं कि कंपनीज जो है ठीक से एक एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस नहीं करते हैं और वो छुपाने के लिए फिर ब्लेम हमेशा पायलट्स पे डालते हैं। पायलट्स खुद उसमें इन्वॉल्व है, खुद अपनी जान गंवाते हैं। तो ये मतलब बहुत रेयर चांसेस है कि पायलट अपने गलती से अपनी जान और सारे पैसेंजर्स की जान जो है जोखिम में डाल दे। हालांकि कुछ कुछ केसेस में हो सकते हैं, बहुत सारे। इसलिए पायलट्स का मेंटल कंडीशन क्या है, क्या वो कोई डिप्रेशन से गुजर रहे हैं कि नहीं, एक टेम्परामेंट प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक पायलट किसी डिप्रेशन से गुजर रहा हो और ही वांट्स टू एंड हिज लाइफ, लेकिन अगर वो प्लेन क्रैश के ज़रिए अपने साथ साथ बहुत सारे पैसेंजर्स की लाइफ भी लेते हैं तो दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। इसलिए इतने लंबे लंबे आवर्स जब पायलट्स को काम कराते हैं तो उनकी मेंटल स्टेट क्या है उसको परखने के लिए, उसको जांच करने के लिए एक प्रॉपर बॉडी होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जिससे कि ये पता चले। और जैसे कि हमने देखा है कि बोइंग में ही मेजॉरिटी मतलब डबल से भी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। इसलिए मैं तो कहूँगा आप जब फ्लाइट बोर्ड करते हैं तो अच्छे से देख लीजिए कि बोइंग है कि एयरबस है। मैं हमेशा एयरबस ही चुनता हूँ क्योंकि अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें एयरबस में कंपेयर टू बोइंग बहुत कम एक्सीडेंट्स हुए हैं। बोइंग को लिटरली फ्लाइंग कॉफिन बोला जाता है इसके लिए, बट हमारे देश में इतने बोइंग सारे ऑपरेट हो रहे हैं तो हमें अर्ज करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एयरबस यूज़ हो और प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए जो है वो खर्चा करे, क्योंकि इनको तो इंश्योरेंस कंपनी से बहुत सारे पैसे मिल जाने हैं और जो गए हैं उनको एक एक मतलब बहुत ही एक नॉमिनल अमाउंट देंगे। तो कंपनीज को भी क्वेश्चन कगार में खड़ा करना होगा और क्वेश्चंस करना होगा, क्योंकि अगर हम चुप बैठते हैं तो ऐसे इंसिडेंट्स और भी होते रहेंगे, क्योंकि इनके लिए लाइफ मतलब ह्यूमन की लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। इनके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट वो ज़्यादा मायने रखते हैं। इसीलिए बहुत सारे कंपनीज जो है प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते हैं। इवन बहुत सारे वीडियोस ऐसे आए हैं जहाँ पे एयर इंडिया में लिटरली पानी लीक हो रहा है, ऐसे छत से जो है टपक टपक के पानी गिर रहा है। अगर इस स्टेज पे कोई जाता है तो वो नेग्लिजेंस दिखाता है। और ख़ास करके रतन टाटा के जाने के बाद टाटा कंपनी से बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। तो हमें एज एन पैसेंजर, एज कस्टमर्स ये इंश्योर करना चाहिए, ये प्रेशर डालना चाहिए कि हमें प्रॉपर सर्विस मिले। एक टाइम था जब विस्तारा था तो विस्तारा में जो सर्विस मिलता था A1 था,
बाहर की कंपनी था। बट आजकल जो है इंडिगो फिर भी ठीक ठाक है मेंटेनेंस के मामले में, बट बिहेवियर बहुत ही रूड है। आई कैन स्टिल रिमेंबर जब मैं एक लगेज बोर्ड कर रहा था और लगेज मेरा जो है थोड़ा एक्सीड कर रहा था वेट, तो पैसे देके एक टैग मिलता है, वो बिल्कुल बोर्डिंग पास जैसा ही दिखता है। तो मेरे हाथ में एक बोर्डिंग पास था और वो एक्स्ट्रा लगेज का जो टैग था वो था। तो मैंने जब वो चेक कर रहे थे टाइम पे, तो मेरे हाथ में 2 था, मैंने गलती से बैग का जो टैग था वो दे दिया था। तो जो चेक कर रहे थे वो बोल रहे थे कि मैं इसका क्या करूं, आप ये क्यों दे रहे हैं, जबकि उसको हाथ में दिख रहा है कि दोनों चीज़ है मेरे पास। तो इतना रूडली बिहेव करते कि मैंने उसको दिया कि वो लोग, मैंने बोलता कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग सब कुछ, मतलब आप यहाँ पे काम कर रहे हैं बहुत सालों से, तो आपको पता होगा कि कहाँ पे क्या देना है। आप क्या चेक करने के लिए मांग रहे हैं, मेरे हाथ में 2 ही चीज़ था, तो ये आप अच्छे से भी कह सकते थे। तो बिहेवियर जो है इतने खर्च देने के बाद तो बहुत ही पुअर बिहेवियर। और इवन मैं देख रहा था कि इंडिगो में सेल्समैन जैसे, मतलब लिटरली ये ट्रेन में चढ़ा हूँ कि प्लेन में चढ़ा हूँ नहीं पता, कोई थर्ड पार्टी कंपनी से कहाँ पे क्या एक कुछ मतलब एडवर्टाइज करने लगा बीच में आके, जैसे कि, और एयर होस्टेस को जाने आने में भी प्रॉब्लम हो रहा था उस एडवर्टाइजमेंट के लिए कि पता नहीं क्या स्पॉन्सर है कि क्या है, लेकिन कुछ अपने कंपनी का जो है बीच में खड़े होके अनाउंसमेंट कर रहा था। और इवन जो सिविक सेंस है, पता नहीं लोगों को, मतलब बोर्डिंग बैग 5 मिनट खड़े होके पहले लेके क्या उनको मिल जाता है, जब क्लियरली इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप लोग सीट बेल्ट बांधे रहिए, उसको खोलिए मत, जब तक हम इंस्ट्रक्शन ना दे तब तक मत खोलिए। लेकिन पैसेंजर्स भी हमारे वैसे ही लेवल के हैं। 5 मिनट आने से मतलब बहुत, एक बड़े बड़े बिल गेट्स हैं, 5 मिनट जाके वो लोग बहुत पूरा दुनिया हिला देंगे। ट्रेन से लेके प्लेन तक, मतलब बिहेवियर भी वो फिर मतलब प्लेन कंपनी भी खुद को ट्रेन कंपनी जैसा ही ट्रीट करेंगे जब पैसेंजर्स भी वो ट्रेन लेवल का हो। हालांकि बाहर के देशों में मतलब ट्रेन लेवल का पैसेंजर हो या फिर प्लेन का पैसेंजर हो, वो एक प्रॉपर सिविक सेंस होता है, एक डिसिप्लिन होता है। और लेकिन हमारे यहाँ पे हर जगह पे एकदम बारवारी जो बोलते हैं, पब्लिक कमरा बना देते हैं उसको। तो पब्लिक भी वैसा अगर बिहेव करेगी तो प्लेन कंपनीज भी वैसे बिहेव करेंगे। तो इंडिया के भी पैसेंजर्स को बहुत अच्छे, अगर मैं तो हमेशा अपना मोबाइल जो है स्विच ऑफ रखता हूँ जब बोलते हैं, और बट लोगों को कुछ पड़ी नहीं होती है। लोग बोलते हैं, चलो मान लेते हैं, अगर मान भी लेते हैं कि उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इंस्ट्रक्शन जब दे रहे हैं कि फ़ोन को स्विच ऑफ या फिर फ्लाइट मोड में डाल दो, तो डालने में क्या हर्ज है? हम डिफाई करके क्या हासिल कर लेते हैं, मतलब मुझे नहीं पता। बट मैं हमेशा इन इंस्ट्रक्शन का पालन करता हूँ। अगर वो बोलते हैं तो कुछ मेरा ऐसा कोई बिगड़ेगा नहीं कि मैं अगर फ्लाइट में 1-2 घंटे के लिए अपना फ़ोन को स्विच ऑफ रखूँ तो उससे मेरा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। बट पता नहीं लोगों को, मतलब मैंने लिटरली देखा है कि 90% लोग इस चीज़ का पालन नहीं करते हैं और ये नहीं मानते हैं, खुद को बहुत बड़ा कुछ ज्ञानी समझते हैं। बट एनीवेज हमें एज एन पैसेंजर भी इम्प्रूव करना है, और तभी शायद हम और भी ज़्यादा प्रेशर डाल पाएंगे कि हमारे प्लेन कंपनीज भी जो है वो भी इम्प्रूव्ड हो। और ऐसा जो मौका है, हालांकि प्लेन एक्सीडेंट्स पूरे दुनिया में ही होता है, लेकिन इंडिया में जब होता है तो मैं देख रहा हूँ कि वर्ल्ड मीडिया में एक भी देश है नहीं जो इसको कवर नहीं किया है। हर स्टेट ने, हर देश ने इसको कवर किया है। किसी ने सिंपैथाइज किया है, हालांकि किसी ने दूसरे बहुत सारे जो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वाइट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले देश है, ये जस्ट एज अ नुक्स की इंडिया में देखो ऐसा होता है, इंडिया में एक्सीडेंट होता है, इनको कोई पड़ी नहीं है कि कितने जाने गए हैं। ये बस इंडिया को नीचे देखने का एक मौका ढूंढते हैं। जर्मनी भी उन्हीं देशों में से एक है। तो खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।